दिसंबर के महीने में राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वहीं एक छोटे से मिट्टी के घर में चारों दीवारों के बीच एक लड़की अपने ऊपर 2 बोरी ओढ़े कांप रही थी। नाम था मेघा। 16-17 साल की दुबली पतली, आंखों में डर और सपनों की हल्की सी चमक थी। बोरियों के बीच से सिर निकालते हुए मेघा ठंड से कांपती हुई आवाज में कहती है, माँ, थोड़ी और बोरी दे दो ना, ठंड बहुत लग रही है। बिटिया, जितनी बोरी थी सब तो तुझे ही दे दी। अब हम लोग तो ऐसे ही बैठकर रात काट लेंगे। मेघा की छोटी बहन 10 साल की ऋतु बोलती है, दीदी, तुम ले लो मेरी बोरी, मैं माँ की गोद में बैठ जाऊंगी। नहीं, तू छोटी है ऋतु, तू ले, मैं संभाल लूंगी। तभी पिता रघुराम, जो लकड़ी काट कर गुजारा करते थे, फूंक मार कर बुझते चूल्हे की अंगारियों को जलाने की कोशिश कर रहे थे। मेघा बिटिया, 2 दिन और रुक जा, जैसे ही मजदूरी मिलेगी ना, एक मोटा कंबल ले आऊंगा। बाबा, आप हर साल यही करते हो, पर ठंड कंबल से पहले आ जाती है। गरीबी में उम्मीदें भी जम जाती है मेघा। उस रात मेघा की नींद बोरियों में भी नहीं आ रही थी। उसे बस एक ही बात परेशान कर रही थी। कर्ज बढ़ गया है, घर में खाने को तक नहीं है, हर काम की तलाश हर तरह से खत्म। तभी रघुराम ने खांसते हुए कहा, एक काम मिला है, रजवाड़ी खानदान में सफाई का, तू करेगी? रजवाड़ी खानदान, जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं? हाँ बिटिया, भानु प्रताप सिंह के हवेली में। वो वही हवेली ना, जिसमें बड़े बड़े झूमर लगे हैं? माया ने धीमे से कहा। जहाँ नौकर भी पगड़ी पहनते हैं। मेघा का दिल धक से रह गया। मैं वहाँ काम करूँगी। काम करोगे तो खाएंगे, वरना अगले महीने का गुजारा मुश्किल है बेटा। मेघा ने बोरियों को कसकर पकड़ा और कहा, ठीक है बाबा, मैं कल सुबह जाऊंगी। इसी एक फैसले ने मेघा की फर्श से अर्श तक की कहानी की शुरुआत कर दी। अगली सुबह मेघा ने अपनी फटी हुई सलवार कुर्ती पहनी, टेढ़ी चोटी बनाई और पैदल निकल पड़ी। जैसे ही उसने रजवाड़ी हवेली का फाटक देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मेघा डरती डरती अंदर गई। तभी एक भारी आवाज गूंजी, कौन है रे तू? मेघा घबरा गई। जी, मैं सफाई का काम, बाबा ने भेजा। भानु प्रताप, गहरी मूछें, चौड़ी छाती, कंधे पर शाही दुपट्टा। नाम? जी, मेघा। भानु प्रताप ने उससे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके पैरों से झांकती पांव की फटी एड़ियां भी नजर आ रही थी। बहुत दुबली है, काम कर पाएगी? तभी पीछे से एक मधुर और सख्त आवाज आई, हर गरीब लड़की में काम की आग जलती है भानु, ये कर लेगी, रख लो। ये थी भानु प्रताप की पत्नी रजवंती, जो रानी जैसी दिखती थी। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद मालकिन। मेघा को काम समझाते हुए रजवंती बोलती है, ये हवेली नहीं महल है, यहाँ हर चीज चमकनी चाहिए, समझी? मेघा ने सर हिलाया, लेकिन अंदर जाते ही उसका मुंह खुला रह गया। हे भगवान, इतना बड़ा आंगन, ये तो हमारे गांव जितना है पूरा। अरे ओ लड़के, कम बोल, ज्यादा काम कर। जी दादी सा। हवेली में झूमर, रेशमी पर्दे, संगमरमर का फर्श, चांदी की थालियां, सब देखते हुए मेघा खुद को किसी दूसरी दुनिया में महसूस कर रही थी। जब मेघा ने देवराज के कमरे में झाड़ू लगाई, उसने पहली बार मखमली बिस्तर को छुआ। हे राम, ये बिस्तर है या बादल? तभी पीछे से आवाज आई, अरे ओ, क्या कर रही हो? बिस्तर तोड़ने का इरादा है क्या? मेघा डर गई। जी माफ कर दो, मैंने तो बस ऐसे ही छू लिया। तुम गांव की लड़कियां भी ना। तभी कमरे में देवराज की बहन मोहिनी आई। देखा भाई, गरीबों का मन भी कितना साफ होता है, छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं। मेरे घर में तो बोरी भी फट गई है, इसलिए नए बिस्तर देखकर मन, अच्छा है, मेहनत करोगी तो सब मिलेगा। तभी छोटे बेटे बादल ने शरारती अंदाज में कहा, अरे ये बहुत सीधी है, इसे कुछ मत कहना वरना रो देगी। मेघा ने गुस्से में कहा, मैं क्यों रोऊंगी, मैं काम करती हूँ, लेकिन रोने वालों में नहीं हूँ। ओहो, बहादुर भी है। रात को घर जाते समय मेघा को एक कंबल भेंट स्वरूप मिलता है। मेघा की आंखें भर आती है। हे भगवान, जिंदगी में पहली बार कंबल मिला है। वो कंबल को छाती से लगाकर रो पड़ती है। अगले दिन देवकी बोलती है, सुनो लड़के, चौबारे की सफाई कर दे, और हाँ, ठंड है तो ज्यादा देर हवा में मत खड़ी रहना। मेघा को हैरानी हुई और उसने सोचा, गरीब होने पर भी यहाँ के लोग ध्यान रखते हैं। लेकिन कुछ नौकर जैसे बंटी और पप्पू जलते थे। वो अक्सर चुगलियां करते थे।
वहीं दूसरी ओर हवेली की बेटी मोहिनी अक्सर पढ़ते पढ़ते थक जाती थी और मेघा के पास आ जाती थी। मेघा, तुम कहानी सुनाओ। कहानी? मैं तो बस काम करती हूँ, तो काम की ही कहानी सुनाओ। दोनों की अनोखी दोस्ती हो गई। मोहिनी ने पहली बार मेघा को ऊनी शॉल दी। ये ले लो, ठंड लग रही होगी। मेघा घबरा गई। नहीं नहीं, रजवाड़ी चीज मैं नहीं ले सकती। मैं दे रही हूँ, और जो मैं दूँ पहन लेना, वो किसी से मत डरना। कल मैं तुम्हें अपनी कुछ पोशाक भी दूंगी, मैं उन्हें अब नहीं पहनती। एक दिन हवेली में बड़ा भोज था। सैकड़ों मेहमान आने वाले थे। रसोई में हलचल मची हुई थी, लेकिन मेघा ने इतनी तेजी और सफाई से सब्जियां काटी कि सभी दंग रह गए। वो फटाफट हर काम निपटा रही थी। मेहमानों को देखना, रसोई घर में देखना, सब अकेले संभाल रही थी। तभी रजवंती ने कहा, मेघा, तुमने ये काम बहुत अच्छी तरह किया। आज तुम मेरे साथ रहकर तैयारी करोगी। मेघा के लिए सम्मान जैसा था। भोज से पहले रजवंती ने कहा, मेघा, तू ये मोहिनी की पुरानी रजवाड़ी पोशाक पहन ले। नौकरानी की तरह मत दिखना। रिश्तेदारों को लगना चाहिए हम नौकरों को भी सम्मान से रखते हैं। मैं रजवाड़ी पोशाक? हाँ, तू हमारे साथ काम करेगी तो हमारे जैसे दिखने भी चाहिए। मेघा ने पहली बार घेरदार पिलकदार लहंगा, कढ़ाईदार कुर्ती और रजवाड़ी दुपट्टा पहनकर शीशे में खुद को देखा। वो खुद को पहचान नहीं पाई। जब देवराज ने मेघा को देखा तो कुछ पल के लिए वो रुक गया। ये मेघा है? हाँ भैया, गरीब वाली मेघा रजवाड़ी बन गई है। देवराज चुप हो गया। मेघा की सादगी और मासूमियत उसके मन में उतरने लगी थी। भोज खत्म हुआ। मेघा ने दिन रात मेहनत की। भानु प्रताप ने सबके सामने कहा, आज के आयोजन में अगर किसी ने सबसे ज्यादा मेहनत की है तो वो है मेघा। मेघा की आंखों में आंसू आ गए। कल तक जो बोरी में सोती थी, आज उसी को लोगों ने सराहा। भोज की सफलता के बाद हवेली में मेघा की तारीफ होने लगी, लेकिन जहां तारीफ होती है वहीं जलन भी पैदा होती है। अगले ही दिन रसोई में दो नौकर बातें कर रहे थे। अरे ये नई लड़की ने तो सबकी नजरें खींच ली अपनी तरफ। हाँ, और देखना, मालिक भी उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। मेघा बर्तन साफ कर रही थी। दोनों की बातें सुनकर वो उदास हो जाती है, लेकिन चुपचाप काम करती रहती है। तभी देव की कमरे में आती है। अरे ओ लड़की, इधर आ। मेघा घबरा कर दौड़ी। जी दादी सा। मोहिनी को कॉलेज के काम में मदद कर दे, वो तुझे बुला रही है। मैं पढ़ाई? हाँ हाँ, तो स्कूल गई थी ना थोड़ा। जी, 5वीं तक। गरीबी ने जो पढ़ाई छुड़वाई वो यहाँ थोड़ा पूरा कर ले। कमरे में मोहिनी बैठी थी, किताब खोलकर। मेघा, तू आ गई? क्या करना है बोलो, ये मैथमेटिक्स समझ नहीं आ रहा। मेघा ने प्यार से समझाया। मोहिनी खुश होकर बोल उठी, मेघा, तू तो बहुत होशियार है। होशियार तो मैं थी, पर हालत ने सब छीन लिया। मोहिनी ने मेघा का हाथ पकड़कर कहा, अब आप रजवाड़ी हवेली में हो, कोई आपकी हालत नहीं छीन सकता। देवराज हमेशा की तरह दरवाजे से ये दृश्य देख रहा था। उसके मन में कुछ बदल रहा था। मेघा की मासूमियत ने उसे छूना शुरू कर दिया था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन हवेली में हंगामा मच गया। राजवंती की सोने की चूड़ी गायब हो गई थी। सब नौकरों की तलाश हुई। आखिर में बारी मेघा की आई। मेघा, तुम्हारे कमरे में भी देखना पड़ेगा। मेरे कमरे में मैंने कुछ नहीं लिया। रसोई के नौकर बंटी ने मुस्कुराकर कहा, अरे मालकिन, होशियार लड़की है, छुपा देगी सामान। तलाशी ले गई। अजीब तरह से मेघा के बिस्तर के नीचे चूड़ी मिल गई। ये मेरे पास कैसे आई? मैंने नहीं लिया। अरे ओ बदमाश, चोरी करेगी। भानु प्रताप गुस्से में, मेघा, हमारा भरोसा तोड़ दिया तूने। मैं कसम खाती हूँ, मैंने नहीं लिया। तभी एक आवाज गूंजी, रुको। सभी मुड़कर देखने लगे। ये चूड़ी मैंने ढूंढी थी और गलती से मेघा के कमरे के पास गिरा दी। ये बेगुनाह है। ओह, तो हमसे गलती हो गई। ठीक है मालकिन, गलती से हुआ, पर मेरा दिल टूट गया। देवराज चुपचाप उसे देखता रहा। उसे पहली बार लगा कि ये लड़की सिर्फ मेहनती नहीं, दिल से भी बहुत अच्छी है। रात में हवेली शांत थी। मेघा अकेली चौके में बैठी रो रही थी। देवराज धीरे से आया। रो क्यों रही हो? क्योंकि मेरे हिस्से में हमेशा मुश्किलें ही आती है। मुश्किलें किसी को नीचे नहीं गिराती, मजबूत बनाती है। पर मेरा दिल बहुत दुखा है। देवराज ने उसका हाथ थोड़ी देर थामा।
मेघा ने चौंक कर हाथ पीछे खींच लिया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेघा का दिल पहली बार तेज धड़कने लगा। कुछ दिन बाद हवेली में राजपुताना तीज उत्सव था। घर में उमंग, नाच, रंगोली, ढोल, हर तरफ रौनक। मेघा को भी मोहिनी ने लहंगा पहनाया। जब मेघा तैयार हुई तो पूरा घर उसे देखता रह गया। देवराज की आंखें ठहर गई। बादल मजाकिया अंदाज में बोला, भैया आप मेघा को क्यों देख रहे हो? कोई बात है क्या? चुप कर बादल, मैं सब समझ रहा हूं। मेघा सुन रही थी, उसका दिल धड़क रहा था। भानु प्रताप की नजर मेघा की सच्चाई का प्रमाण। उत्सव के दौरान एक बुजुर्ग देवकी गिर गई। सब लोग भाग गए पर मेघा दौड़कर पहले पहुंची। उसने पानी पिलाया, पैर दबाए और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। भानु प्रताप ने देखा और प्रभावित हो गए। मेघा, तूने आज मेरा दिल जीत लिया। मेघा ने सिर झुका लिया। रात में देवकी ने रजवंती से कहा, बहू मैं सोच रही हूँ ये लड़की बहुत अच्छी है। हाँ, मैंने भी देखा है मासा। देवराज के लिए लड़की ढूंढनी है। दोनों अचानक चुप हो गई। थोड़ी देर बाद रजवंती ने कहा, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ मेघा। दोनों की बात बादल ने सुन ली और भागते हुए देवराज को बताया, भैया दादी और मासा तुम्हारी शादी मेघा से करने का सोच रहे हैं। देवराज के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। देवराज चुपचाप छत पर गया और अपने आप से कहा, हाँ वो मेरे दिल में उतर चुकी है और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। अगले दिन देवकी ने मेघा को बुलाया। मेघा तो इस घर की इज्जत है, हम तुझे बहू बनाना चाहते हैं। मैं इस हवेली की बहू? मैं तो गरीब हूँ, नौकरानी हूँ। दिल का रजवाड़ी होना जरूरी है, कपड़े का नहीं। हमने बहुत लड़कियां देखी पर तेरी सादगी, तेरी मेहनत, तेरी इज्जत सब अलग है। मेघा रो पड़ी। पर देवराज सा क्या चाहते हैं? तभी दरवाजा खुला। देवराज अंदर आया और धीमी आवाज में बोला, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ मेघा। साहब, मैं रजवाड़ी परिवार की बहू बनने के लिए लायक नहीं हूँ। तुम मेरे दिल के लायक हो, बस वही काफी है। मेघा फूट फूट कर रो पड़ी। जिसकी ठंड में बोरी ओढ़कर सोने वाली मेरी बेटी आज रजवाड़ी महल की बहू बनेगी। हवेली में तैयारियां शुरू हो गई। मेघा को दुल्हन जैसा तैयार किया गया। मोहिनी खुश होकर बोलती है, मेघा तुम तो परी लग रही हो। अब तो मैं आपको भाभी कहूंगा। मेघा हंस पड़ती है। उसकी जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी आई थी। देवराज रजवाड़ी पोशाक में रथ पर बैठकर बारात लेकर आता है। सबकी नजरें मेघा पर थी। माया आंसू पोंछते हुए बोलती है, मेरी बेटिया आज राजकुमारी लग रही है। तुम तैयार हो? हाँ, अब मैं कभी नहीं डरूंगी। दोनों ने 7 फेरे लिए और अपने ससुराल आ गई मेघा। हल्के कदमों से अपने नए कमरे में दाखिल हुई। कमरे में वही मखमली बिस्तर था जिसे उसने कभी डरते डरते छुआ था। देवराज मुस्कुराकर बोला, याद है तुमने कहा था ये बिस्तर बादल जैसा है? हाँ। अब इस बादल पर तुम रानी बनकर सोओगी। मेघा की आंखों से आंसू गिर गए। मेघा ने मन ही मन कहा, बोरी से मखमली बिस्तर तक, नौकरानी से रजवाड़ी बहू तक, ये सफर भगवान ने लिखा था और हवेली वालों ने पूरा किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उसके दिल में एक ही भाव था, कभी भी अपने हालात से मत डरना। मेहनत और सच्चाई इंसान को रानी बना देती है। रजवाड़ी खानदान में नौकरानी बहू की मुंह दिखाई। राजस्थान की तपती धूप में जब हवा भी थम जाती है, तब भी राठौड़ हवेली का शाही आंगन चमकता रहता था। हवेली के मालिक ठाकुर रणविजय सिंह राठौड़, उनकी पत्नी देवयानी ठकुराइन, बेटा रणवीर सिंह और 2 बेटियां आराध्या और कियारा थे। हवेली में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी, पर एक चेहरा ऐसा था जो बाकी सबसे अलग था। वो थी मीरा। मीरा उम्र लगभग 23 साल, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में गहराई। उसका जीवन गरीबी की कठिन राहों से होकर गुजरा था। उसके पिता ठाकुर रणविजय के खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया। तब से मीरा ही अपने छोटे भाई और बीमार मां का सहारा थी। सूरज की पहली किरण हवेली के आंगन में पड़ी, तभी देवयानी ठकुराइन की आवाज गूंजी, अरे मीरा, वो दीवान खाने के पर्दे अब तक नहीं बदले क्या? सूरज सिर पर चढ़ गया है। जी ठकुराइन सा, बस अभी बदल रही हूँ।
हवेली के पर्दे हैं, तेरे झोपड़े के नहीं। ध्यान से लगाना, एक दाग भी दिखा तो नई साड़ी कटेगी तेरी मजदूरी में से। मीरा सिर झुकाकर जी कहती है और काम में लग जाती है। उसके चेहरे पर ना कोई राग ना रंज, बस एक मौन स्वीकार। इसी बीच सीढ़ियों से उतरते हैं ठाकुर पुत्र रणवीर सिंह अपनी हल्की मुस्कान के साथ। माँ, ये मीरा सुबह से ही काम कर रही है, थोड़ा आराम करने दो ना इसे। आराम? बेटा, नौकर लोग आराम करने लगे तो हवेलियां गंदी हो जाएगी। तू ना इस पर ज्यादा दया दिखाने लगा है। माँ, अगर ये लोग ना हो तो हमारी हवेली की चमक भी ना रहे। मीरा धीरे से मुस्कुरा देती है लेकिन कुछ कहती नहीं। देवयानी उसे घूर कर देखती है, मानो कह रही हो चला जा यहाँ से। एक दिन रणवीर हवेली के बगीचे में टहल रहे थे। मीरा वहां पेड़ के नीचे सूखे फूल बटोर रही थी। मीरा, तुझे डर नहीं लगता इस बगीचे में अकेले? नहीं ठाकुर सा, डर तो उनको लगता है जिनका मन डरावना हो। मेरा तो काम ही मेरा साथी है। वाह, बड़ी गहरी बात कह दी तूने। गरीब लोग गहराई में ही जीना जानते हैं ठाकुर सा, सतह पर तो अमीर लोग रहते हैं। रणवीर पहली बार उसकी बातों में कुछ अनोखा पाते हैं। वो उसे गौर से देखते हैं। सादगी में एक आत्मविश्वास छिपा था। कुछ दिन बाद पास के गांव में पुष्कर मेला लगा हुआ था। पूरा राठौड़ परिवार वहां गया। देवयानी ने आदेश दिया कि आराध्या और कियारा की देखभाल मीरा करेगी। सुना मीरा, मेरी बेटियों से जरा भी आंख मत हटाना, नहीं तो तेरी नौकरी चली जाएगी। जी ठाकुराइन सा। मेले में झूले, बाजार और संगीत का माहौल था। रणवीर भी अपनी बहनों के साथ घूम रहे थे। तभी अचानक से भीड़ में एक पागल बैल आया। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। वो बैल भागता हुआ आराध्या और रणवीर की ओर आ रहा था। वो बैल आराध्या और रणवीर को मारने ही वाला था कि तभी मीरा उन दोनों भाई बहन को धक्का देकर जान बचा लेती है। लेकिन इस बीच मीरा घायल हो जाती है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। हे भगवान, आराध्या, रणवीर, मीरा, तूने दोनों को बचा लिया। ठाकुराइन साहब, छोटी मालकिन ठीक है ना? मीरा, तूने हमारी जान बचा ली। आज से तू सिर्फ नौकरानी नहीं, इस घर की सम्मानित सदस्य है। मीरा कुछ नहीं बोल पाई। वो बस चुपचाप अपने जख्मों पर पानी डालती रही। उस घटना के बाद रणवीर की नजरें अक्सर मीरा को ढूंढने लगी। कभी रसोई में, कभी आंगन में, कभी मंदिर में आरती के समय वो बहाने से बात करने लगे। मीरा, हाथ का दर्द अब ठीक है? जी ठाकुर सा, अब ठीक है। गरीब के हाथों को दर्द का वक्त नहीं मिलता। तू हर बात में सच्चाई लाती है। कभी खुद के लिए भी कुछ चाहा है? हम जैसे लोग चाहत नहीं करते ठाकुर सा, बस दुआ करते हैं कि कोई हमें तुच्छ न समझे। रणवीर पहली बार किसी के शब्दों से खुद को छोटा महसूस करते हैं। उस दिन से उन्हें मीरा की सादगी, ईमानदारी और निडरता भाने लगती है। धीरे धीरे हवेली में अफवाहें फैलने लगी। ठाकुर पुत्र का दिल नौकरानी पर आ गया है। देवयानी ने गुस्से में रणवीर को बुलाया। रणवीर, जो बातें सुन रही हूँ, क्या वो सच है? कौन सी बातें माँ, बताइए तो सही। कि तू उस नौकरानी मीरा के पीछे पड़ा है। माँ, वो सिर्फ नौकरानी नहीं, इंसान है। और सबसे बड़ी बात, वो दिल से सच्ची है। राठौड़ खानदान की बहू किसी ऊंचे घराने से आएगी, किसी झोपड़ी से नहीं। तो ये खानदान झोपड़ी में जन्मे लोगों की सच्चाई को नहीं देख सकता। बस, अगर तूने उस लड़की से शादी की तो तेरा मुंह नहीं देखूंगी। यह सुनकर रणवीर चुपचाप कमरे से निकल जाते हैं। दूसरे दिन मीरा को पता चला कि हवेली में उसकी चर्चा जहर की तरह फैल चुकी है। नौकर हंसते और औरतें फुसफुसाती। अब तो हमारी मीरा ठकुराइन बनने जा रही है। पहले झाड़ू लगाती थी, अब सिंहासन पर बैठेगी। मीरा बस शांत रहती, लेकिन जब रणवीर उससे मिलने आया तो उसने कहा, ठाकुर साहब, अब आप मुझसे बात ना करें। इस हवेली में मेरी हालत पहले से और खराब हो गई है। मीरा, तू जो चाहे कह ले, पर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं नौकरानी हूँ ठाकुर साहब, आपके बराबर नहीं। समाज मुझे नहीं, आपको नीचा दिखाएगा। अगर प्यार नीचा दिखाता है तो मैं उस नीचता को स्वीकार करता हूँ। ऐसा कहकर रणवीर वहां से चला जाता है। अगली सुबह मीरा मंदिर पूजा करने गई होती है, जहां रणवीर भी आ जाता है। मीरा, मैं इस छोटे सम्मान से थक गया हूँ, तू मुझसे शादी करेगी? ठाकुर साहब, ये मजाक मत कीजिए, ये पाप है।
आपके घर वालों की नजर में। अगर प्यार पाप है तो मैं 100 बार पाप करूंगा, तू बस हाँ कह दे। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, हाँ ठाकुर साहब। और इस तरह मंदिर में दोनों ने अग्नि के 7 फेरे लिए। रणवीर और मीरा साथ में हवेली लौटे। पूरा घर सन्न रह गया। रणवीर, तूने हमारी नाक कटा दी, नौकरानी को बहू बनाकर लाया। ये हवेली तेरे लिए अब नहीं है, निकल जा यहाँ से। ठीक है पिताजी, पर मैं अपनी पत्नी को लेकर जाऊंगा, वो मेरे जीवन की इज्जत है। मीरा रोते हुए रणवीर का हाथ पकड़ लेती है। ठाकुर साहब, मैं नहीं चाहती मेरे कारण आपका घर टूटे। मेरा घर वहाँ होता है जहाँ अपना होता है, बाकी तो दीवारें हैं। देवयानी ने कुछ देर तक बेटे की आंखों में देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, रहो इस हवेली में, लेकिन बहू नहीं, नौकरानी बनकर। मीरा ने उस दिन से हवेली में अपने व्यवहार से सबका दिल जीतने की ठान ली। वो सुबह सुबह पहले उठती, मंदिर सजाती, सबको नमस्कार करती और दिन भर काम में लगी रहती। एक दिन ठाकुर रणविजय की तबीयत बिगड़ गई। मीरा ने बिना कहे उनके लिए जड़ी बूटियों से काढ़ा बनाया। देवयानी ने देखा तो बोली, तूने ये सब कैसे सीखा? मेरी माँ गांव में सबका इलाज करती थी ठाकुराइन साहब। हमने तो समझा था तू बस झाड़ू बर्तन लगाती है। कभी मौका मिले तो और भी बहुत कुछ जानती हूँ। देवयानी के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। एक हफ्ते बाद ठाकुर रणविजय ठीक हो गए। देवयानी ने परिवार के दबाव में आकर कहा, अब जब शादी हो ही गई है तो रीत के अनुसार मुँह दिखाई भी करनी होगी। वाह, नौकरानी बहू की मुँह दिखाई, ये तो पूरे गांव में चर्चा बन जाएगी। हाँ, और सबको देखना चाहिए कि रजवाड़ी खानदान कितनी दरिया दिली रखता है। मीरा को खबर मिली तो उसका मन कांप उठा। वो बोली, ठाकुर साहब, सब मुझे हंसने के लिए बुलाएंगे। तो तू उन्हें मुस्कान का मतलब सिखा देना। मुंह दिखाई का दिन, सुबह की पहली किरण जैसे ही रजवाड़ी हवेली के संगमरमर के फर्श पर पड़ी, सारा महल सुनहरे पर्दों और फूलों से सज चुका था। उसी के बीच मीरा के दिल में हल्का सा डर धड़क रहा था। बगल में खड़ी नौकरानी बोली, बहू रानी जी, बड़ी ठकुराइन कह रही है कि तैयार हो जाइए, मेहमान आने ही वाले हैं। हाँ, कह दो मैं तैयार हूँ। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। रणवीर अंदर आया। उसकी आंखों में गर्व था। मीरा, डर मत, आज जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई कुछ कहे तो बस मुस्कुरा देना, वही तुम्हारा जवाब होगा। आपके साथ हूँ, बस इतना ही काफी है। रणवीर ने उसके माथे को हल्के से चूमा और बाहर चला गया। हवेली के आंगन में बड़ा सा स्टेज लगाया गया था। सभी की नजरें हवेली की नई बहू पर थी। वो वही मीरा थी जिसे कल तक नौकरानी कहा जाता था। घंटी बजी, संगीत शुरू हुआ और मीरा धीमे कदमों से लाल साड़ी में आंगन में आई। हर किसी की नजर उसके सादे लेकिन खूबसूरत रूप पर टिक गई। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सादगी की मूर्ति है, लेकिन रजवाड़ी बहू को थोड़ी ठाठ तो दिखानी चाहिए। नौकरानी थी तो यही पहनावा समझ में आता है। मीरा ने हल्के से सिर झुकाया। बुआ जी, जो मैं हूँ वही दिखाना चाहती हूँ। दिखावे से ज्यादा सच्चाई पर विश्वास करती हूँ। सभी चुप हो गई। रणवीर दूर से सब देख रहा था। एक रिश्तेदार महिला बोली, अरे ठाकुराइन जी, ये क्या बहू की मुंह दिखाई है और इसके गले में सिर्फ मोती, सोने का हार तो दिख ही नहीं रहा। गहनों की क्या कमी है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया उसे देने का। पहले वो इस घर की मर्यादा समझे। मीरा ने विनम्रता से कहा, ठाकुराइन जी सही कह रही हैं। मेरे लिए घर का सम्मान ही सबसे बड़ा गहना है। इस बात पर सब एक पल को चुप हो गए। रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आई। उधर अंदर रसोई में 2 औरतें कानाफूसी कर रही थी। सुना है ये वही मीरा है जो पहले झाड़ू लगाती थी। हाँ, और अब ठाकुराइन बन गई है। दुनिया उलट गई है। अरे अब देखना हवेली की इज्जत क्या हालत होती है। मीरा ने ये बातें अनजाने में सुनी, लेकिन वह मुस्कुराई। उसने कहा, भाभी जी, अगर कभी झाड़ू लगाना पड़े तो बताइएगा। मैं अब भी हाथ गंदा नहीं मानती। काम करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। दोनों औरतें सक पका गईं और धीरे से चुपचाप बाहर निकल गईं। अब रस्म शुरू हुई। एक एक कर सभी महिलाएं मीरा के पास आईं। उसके हाथ पर रुपया, फूल या कोई छोटा उपहार रखती और चेहरा देखती।
कई ने प्यार से बात की, कई ने ताने दिए। मीरा, तुम्हारी जैसी लड़की ने रजवाड़ी खानदान में कदम रख दिया, ये तो कमाल ही हो गया। कभी कभी किस्मत भी मेहनत करने वालों पर मेहरबान हो जाती है बुआ जी। बड़ी बुआ को जवाब सुनकर थोड़ा झटका लगा, लेकिन वह हंसी बनाकर रह गई। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक नौकर अंदर भागा। मालकिन ठकुराइन जी, छोटी ठकुराइन का हीरो वाला हार गायब है। पूरा आंगन सन्नाटे में बदल गया। क्या चोरी? सबकी निगाहें एक साथ मीरा पर टिक गईं। देखा, मैंने कहा था ना, नौकरानी की आदतें जल्दी नहीं जाती। अरे मुंह दिखाई में ही चोरी, ये तो अपशगुन है। मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कुछ नहीं किया, आप सब मेरा यकीन करें। चुप रहो, नौकरानी को बहू बनाना ही गलती थी। रणवीर, देखो तुम्हारी पसंद का नतीजा। रणवीर आगे आया। माँ, मीरा ने कुछ नहीं किया, मैं जानता हूँ उसे। जानते हो तो सबूत लाओ। मीरा ने गहरी सांस ली, फिर बोली, अगर आप सबको मुझ पर शक है तो मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं खुद चोरी करने वाले को पकड़ लूंगी। सभी अचंभित रह गए। मीरा रसोई की ओर गई, नौकर नौकरानियों को बुलाया, फिर बोली, जिसने किया है उसे डरने की जरूरत नहीं। अगर अभी स्वीकार कर लेगा तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अगर मैंने पकड़ा तो ठकुराइन जी खुद सजा देंगी। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही, तभी एक छोटी नौकरानी कांपते हुए आगे आई। बहू जी, माफ कर दीजिए, मैंने ही हार लिया था। मेरी माँ बीमार है, पैसों की जरूरत थी। सारा महल सन्नाटे में डूब गया। मीरा ने उसके सिर पर हाथ रखा। झूठ छिपाने से पाप बढ़ता है, लेकिन सच बोलने से इंसानियत बचती है। ये हार रख लो ठकुराइन जी, और इस बच्चे की माँ के इलाज का खर्च मैं उठाऊंगी। सभी स्तब्ध रह गए। ठकुराइन की आंखों में पहली बार मीरा के लिए सम्मान झलक गया। ठकुराइन देवयानी उठी और मीरा के पास आई। मीरा, आज तुमने वो कर दिखाया जो रजवाड़ी खून में भी नहीं था, इंसानियत। उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियां उतारकर मीरा के हाथों में डाल दी। सभी महिलाएं खामोश थी, कुछ की आंखों में शर्म, कुछ की आंखों में सम्मान। मैं जानता था माँ, मीरा किसी की परछाई नहीं, वो खुद एक रोशनी है। मीरा ने आंखों में आंसू भरकर रणवीर की ओर देखा। मुझे इज्जत सम्मान चाहिए था और आज आपने वो दे दी। इस तरह मीरा के मुंह दिखाई ने उसे अपने आप को साबित करने का एक मौका दिया।